जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो बिहार स्पेशल का यह दूसरा वीडियो है, ठीक है जी। तो आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए बड़े ध्यान से पढ़िए, केंद्रित होकर पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इतिहासकारों ने मानव का उद्गम काल कब माना है? तो 10 लाख वर्ष पूर्व माना है। यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख वर्ष पूर्व माना है, ठीक है जी। मध्य प्लीस्टोसीन युग में, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल मतलब पूरा काल से नव प्रस्तर काल कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अलिखित प्रत्यक्ष स्रोतों वाला काल को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल क्या कहलाता है? तो प्रागैतिहासिक काल। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं, ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लिखित स्रोत का काल। लिखित स्रोत का काल सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो जिसमें लिखित स्रोत हो उसको ऐतिहासिक काल, और जिसमें लिखित स्रोत नहीं हो उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल कौन सा है? तो 10 लाख से 10,000 वर्ष ईस्वी पूर्व, ठीक है जी। 10 लाख से 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व तक को काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं मध्य पाषाण काल है। तो मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है जी। 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि 6,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व का काल क्या कहलाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर हो जाएगा नव पाषाण काल, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। कैल्कोलिथिक काल है। कैल्कोलिथिक काल कौन सा है आपको बताना है। तो कैल्कोलिथिक काल जो है आपका 2000 से 500 ईस्वी पूर्व, 2000 से 500 ईस्वी पूर्व के काल को क्या कैल्कोलिथिक काल कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। कांस्य युग का समय बताइए। तो कांस्य युग का समय बताइए। कांस्य युग का समय हो जाएगा 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व। आपको कमेंट करके बताना है कि जो कांसा होता है यह एक मिश्र धातु है, इसमें कौन कौन सा धातु मिला रहता है, ठीक है जी। कांसा में कौन कौन धातु मिलके बनता है कांसा। अगला सवाल देख लीजिए। लौह युग का समय बता दीजिए। लौह युग का समय क्या है? तो लौह युग का समय आपको हो जाएगा, देखिए लौह युग का समय इनमें से कोई नहीं है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, बिहार में मानव निवास का इतिहास कितना प्राचीन है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख वर्ष प्राचीन है। 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है, ठीक है जी। 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है मानव निवास का इतिहास, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। देखिए, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है। किस संस्कृति से संबंध है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से नव पाषाण कालीन संस्कृति तक, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण क्या किया? तो सही उत्तर हो जाएगा निएंडरथल। निएंडरथल, ठीक है जी। निएंडरथल प्रारंभिक मानव का नामकरण वैज्ञानिकों ने किया। अगला सवाल देखिए। वाल्मीकि नगर मतलब पश्चिम चंपारण में से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? वाल्मीकि नगर अर्थात पश्चिम चंपारण से जो प्राप्त उपकरण है वो किस काल के हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पूरा पाषाण कालीन है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए इसमें क्या पूछा गया है। अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यवर्ती युग के, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के हैं मुंगेर से प्राप्त अवशेष।
अगला सवाल देख लीजिए। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। ठीक है जी, मुंगेर और नालंदा से। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग के। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर से। अगला सवाल देख लीजिए। चिरांद या सारण में चेचर मतलब वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर क्या होगा जी? नौ प्रस्तर युग के। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी मतलब चिरांद सारण से भी, चेचर वैशाली से भी और मनेर तथा सोनपुर से। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बिहार के संबंध में बिहार के बारे में कथन देखिए। यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं, तो सही है। दूसरा देखिए, बिहार में आदि मानव निवास करते थे, ये भी सही है। बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूरा पाषाण काल के हैं, ये भी सही है। तो तीनों सही है। ठीक है जी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख किस में मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पुराण में भी मिलता है, महाभारत में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है, तो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख किस में हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाभारत में भी, भागवत पुराण में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी। ठीक है जी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव जनपद का अधिपति थे? मगध सम्राट बिंबिसार जो है कितने हजार गांव का मालिक थे? तो 80,000। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेते थे? भूमि कर कितना भाग? तो सही उत्तर हो जाएगा 1/6 भाग। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। मगध सम्राट बिंबिसार को सेनीय क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर इसका बता दीजिए। अस्थाई सेना बना रखी थी, इसलिए इसको सेनीय कहा जाता था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? गौतम बुद्ध ने किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? निर्यावली सूत्र में। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कितने वर्षों तक युद्ध चला जी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 16 वर्षों तक। ठीक है जी, 16 वर्षों तक। अगला सवाल देख लीजिए। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो उदयन। कौन बसाया था जी? उदयन। अगला सवाल देख लीजिए। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा नागदशक। अगला सवाल देख लीजिए।
किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई थी? किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? तो सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने। अगला सवाल देख लीजिए। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का द्वितीय संगीति हुआ था वैशाली में? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर काला अशोक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। इसमें लिखा गया है, पूछा जा रहा है कि किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? किस सम्राट को? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका महापद्मनंद को। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा घनानंद ने। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा, मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त ने किस नाट्य पुस्तक में किया? तो मुद्रा राक्षस में। ठीक है जी, मुद्रा राक्षस। अगला सवाल देख लीजिए। किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर अथवा पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीयकृत व्यवस्था स्थापित किया? किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीयकृत व्यवस्था स्थापित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल देखिए। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? कितने प्रांतीय विभागों में व्यक्त था? तो सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला सवाल देख लीजिए। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। अगला सवाल देख लीजिए। मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के लिए मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के लिए किस अंग का प्रमुख होता था? तो सही उत्तर हो जाएगा व्यवस्थापिका का भी, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का। ठीक है जी, उपरोक्त सभी का। अगला सवाल देख लीजिए। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 समितियों का। अगला सवाल देख लीजिए। मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? मौर्यकालीन मंत्री परिषद में आपको कितने मंत्री होते थे? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 से 20 तक। 12 से 20 मंत्री रहते थे। देखिए, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभागों बनाए गए थे। उन विभागों को क्या कहा जाता था? तो विभागों को क्या कहा जाता था जी? तीर्थ। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों विभागों का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 18। अगला सवाल देख लीजिए। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 भागों में। अगला सवाल देख लीजिए। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। अगला सवाल देख लीजिए। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन मुद्रा बताइए। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पौंड। अगला सवाल देख लीजिए। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार की गई है। सीता भूमि की व्याख्या किस प्रकार की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। अगला सवाल देख लीजिए। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज को। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए।
अगला सवाल देख लीजिए, ग्रीक शासक लिख रहा है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में सही उत्तर क्या होगा जी? अशोक और दशरथ ने। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त संवत को प्रवर्तन किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल में पूछा गया है कि किस मगध सम्राट के शासन काल में, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, पूछा गया है किस मगध सम्राट के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है जी, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। गुप्त वंश की स्थापना वर्ष बताइए। तो गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो 320 ईस्वी पूर्व, 320 ईस्वी में। ठीक है जी, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे जाता है? गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय बिहार में किसको जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड। अगला सवाल देख लीजिए, किस शासक से सिंघल मतलब श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो सही उत्तर क्या होगा जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। क्या थे? कुमारगुप्त। अगला सवाल देख लीजिए, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई, तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला सवाल देख लीजिए, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला सवाल देख लीजिए, किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देशों में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन दवाएं दी जाती थी। सही इसका उत्तर क्या होगा जी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका फाहियान। क्या होगा जी? फाहियान। सही उत्तर फाहियान हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। क्या जी? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल देख लीजिए, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इति सिंह बिहार के किस विश्वविद्यालय में इति सिंह बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया? तो सही उत्तर क्या होगा जी? नालंदा। नालंदा। अगला सवाल देख लीजिए, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक। ठीक है जी, शशांक। अगला सवाल देख लीजिए, गुप्त शासक किस धर्म को मानने वाले थे? गुप्त वंशी शासक थे, किस धर्म को मानते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अगला सवाल देख लीजिए, मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो सही उत्तर हो जाएगा जीवित गुप्त। अगला सवाल देख लीजिए, गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा मौखरी वंश। ठीक है जी, मौखरी वंश। अगला सवाल देख लीजिए,
तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर लगेगा। थैंक यू।